हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ 10-15 क्वेश्चन करेंगे। ये पीरियोडिक टेबल का सबसे अच्छे क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो समझिए कि आपको पीरियोडिक टेबल में बहुत अच्छा ज्ञान है। ठीक, सब प्रीवियस ईयर है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। बहुत जल्दी आप 10 क्वेश्चन करा रहे हैं, आप करने का ट्राई कीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक्टिनियम की परमाणु संख्या क्या है। क्या लिखा है? एक्टिनियम की परमाणु संख्या ऐसी होता है ना, तो आपको ऑप्शन मिल रहा होगा 89, 90, 88 और 91। इसमें से पूछा है कि आपको एक्टिनियम का क्या बताना है, परमाणु संख्या बताना है। तो देखिए एक्टिनियम का क्यों पूछा है, इस तरह किसी का नहीं पूछता है, कोई ना कोई रीजन है पूछने का। आप बताइए, हम बता रहे हैं। देखिए आपको याद होगा लेंथेनाइड, एक्टिनाइड, लेंथेनाइड्स और क्या होते हैं, एक्टिनाइड्स। ये क्या है, दोनों ए ब्लॉक में आते हैं। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड किस में आते हैं? ए ब्लॉक में आते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। इसको 4F कहते हैं, इसको 5F भी कहते हैं। ठीक, ये सब हम पढ़ा चुके हैं, जब आपका थ्योरी वाला वीडियो बताया वहाँ सब पढ़ा चुके हैं। यहाँ हम बता रहे हैं लेंथेनाइड कहाँ से शुरू होता है। तो ये आपका जो शुरू होगा 58 से लेकर 71 तक, और ये होता है आपका 90 से लेकर 103 तक। दोनों में 14-14 क्या है, एलिमेंट है। गलती ये रहता है बच्चों का कि 57 समझ लेते हैं। देखिए 57 में लेंथेनम होता है, और लेंथेनम के बाद से लेंथेनाइड सीरीज क्या होता है, स्टार्ट होता है। लेंथेनम ए ब्लॉक का नहीं है, लेंथेनम भी पूछता है किस ब्लॉक का, वो डी ब्लॉक का है। लेंथेनम के बाद स्टार्ट होता है कौन, आपका लेंथेनाइड्स, इसलिए नाम है लेंथेनाइड्स। और ये फर्स्ट वाला लेंथेनम के बाद जो है ना, इसको हम कहते हैं आपको सीरियम कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सीरियम कहते हैं। याद रखना है आपको। लास्ट वाले को हम इसको कहते हैं आपको ल्यूटेटियम कहते हैं। 90 वाले को थोरियम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, लेवरेंसियम कहते हैं। इतना चीज़ याद होना है। अब इसका एक्टिनाइड नाम इसलिए हुआ क्योंकि जो 89 पे होता है ना, आप लोग याद करते हैं 89 से 103, ये क्या है, गलत है। 89 पे जो होता है ये होता है एक्टिनियम। क्या होता है? एक्टिनियम होता है। और एक्टिनियम के बाद शुरू होता है आपका एक्टिनाइड ग्रुप्स, इसलिए इसका नाम क्या है, एक्टिनाइड है। तो एक्टिनियम कितना पे आता है, 89 पे। इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये याद रखना है, इससे इसीलिए पूछा है। ठीक, ये भी पूछता है एक्टिनाइड किस ग्रुप का है, तो आपको याद, सॉरी किस ब्लॉक का तत्व है, तो आपको याद रखना है ये किस ब्लॉक का है, आपका एफ नहीं, डी ब्लॉक का है। ये है डी ब्लॉक का। इसके बाद से शुरू होता है, जैसे थोरियम हो गया ना, ये आपका हो जाएगा एफ ब्लॉक का। इसके बाद एक ये जो 89 है, ये किसका है, डी ब्लॉक का ही है एक्टिनाइड। ठीक, कौन सा है, तो ये वर्ग और छठा आवर्त, ये भी तीसरा वर्ग, छठा आवर्त, ये भी तीसरा वर्ग। देखिए सॉरी, तीसरा वर्ग, छठा आवर्त, ये आपका तीसरा वर्ग और 7वां आवर्त। ठीक है, तो ये क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन है कि दुर्लभ मृदा तत्वों की विशेषता क्या है। ध्यान से समझिएगा, दुर्लभ मृदा तत्वों की विशेषता क्या है। फर्स्ट आपको लिखा होगा उनका बाहरीतम सेल अपूर्ण होता है, बाहरीतम 2 सेल अपूर्ण होता है, ये सब। ठीक, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो दुर्लभ मृदा तत्व है वो क्या होते हैं। तो दुर्लभ मृदा तत्व आपको देखिए, जब हम पढ़ाए थे आपको थ्योरी वाला, तो वहाँ आपको हम बताए थे कि जो ये फर्स्ट वाले होते हैं ना, इनको हम क्या कहते हैं, आपको लेंथेनाइड को क्या कहते हैं, दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। 3 और भी होते हैं। तो दुर्लभ मृदा तत्व किसको कहते हैं, लेंथेनाइड ग्रुप। लेंथेनाइड सीरीज में जितने एलिमेंट है ना 14, उनको कहते हैं। ठीक, और आपको बताए थे कि एफ ब्लॉक के बाहरी 3 सेल क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं। डी ब्लॉक, उसी तरह आपको बताए थे कि डी ब्लॉक के बाहरी दो सेल क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं। इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाहरी 3 सेल क्या होगा, अपूर्ण होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आप क्वेश्चन दिख रहा होगा कि प्रत्येक आवर्त के प्रथम तत्व एक संयोजक इलेक्ट्रॉन होता है और आवर्त का अंतिम तत्व में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम को छोड़ के। देखिए कह रहा है कि जितने भी आवर्त है, पहला आवर्त 1 से शुरू होता है, हाइड्रोजन से हीलियम पे समाप्त। दूसरा आपका लिथियम से शुरू होता है और जाकर नियोन पे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तीसरा आपका सोडियम से शुरू होता है और जाके आपका आर्गन पे क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो कह रहा है कि हीलियम को छोड़ के पहला तत्व है, उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और अंतिम वाला में कितना होता है, हीलियम को छोड़ के। तो आपको पता होगा कि ये हमको क्या कहते हैं, इसको हैलोजन ग्रुप कहते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने जाइएगा तो सबके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। इसका ये है, फिर इसका देखिएगा तो 288, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए क्या करते हैं, रिएक्शन नहीं करते हैं। तो इनका आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 8 संयोजक इलेक्ट्रॉन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लिख रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता होती है
आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑक्सीजन से अधिक, ऑक्सीजन से आधी, ऑक्सीजन से समान, ऑक्सीजन से कम। तो ये आपको पहले पता होने के लिए एक चीज आपको पता होना चाहिए। देखिए क्या, आयनीकरण क्षमता क्या होता है ये समझिए। अरे रुक गया, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसको हम क्या कहते हैं आयनीकरण क्षमता या आयनन विभव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनन विभव। ये क्या होता है, तो आपको हम बताए थे थ्योरी में कि किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने पे जितना एनर्जी दी जाती है उसको हम क्या कहते हैं, आयनीकरण ऊर्जा कहते हैं। क्या, एक इलेक्ट्रॉन निकालने पे जितनी ऊर्जा दी जाती है वो क्या कहलाता है, आपका आयनाइजेशन एनर्जी कहलाता है। वो एटम कैसा होना चाहिए, गैसियस आइसोलेटेड फॉर्म में होना चाहिए। ये बात नहीं आपको पता रहेगा तभी काम चलेगा। ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं कि जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, तो एटम का साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। नहीं, पहले आपको ऐसे मिलेगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे। एटम का साइज क्या होता है, छोटा होता है। और जैसे आप नीचे आते हैं तो एटम का साइज क्या होता है, बड़ा होने लगता है। ये क्या होगा, एटम का साइज बड़ा होने लगेगा। लेफ्ट टू राइट जाइएगा तो क्या होगा, आपका एटम का साइज घटता है, इधर आने से क्या होता है, बढ़ता है। ये सब बता चुके आपको क्यों। तो यहाँ समझिए, कह रहा है किसका आयोनाइजेशन रहता है। जैसे आप इधर से इधर जाइएगा तो आपको पता है कि पहले क्या आएगा, एक ग्रुप में कार्बन आएगा, नाइट्रोजन आएगा, ऑक्सीजन आएगा, फ्लोरीन आएगा, फिर आपको हीलियम आएगा, अनियन आएगा। आपको हम ये भी बताया था कि मैक्स आयोनाइजेशन एनर्जी हर एक आवर्त में मैक्सिमम किसका होता है, तो जो उसमें क्या रहेगा आपका नोबेल गैस रहेगा उसका होगा। तो इसमें सबसे पूछता ना कि इस आवर्त में ये कौन सा आवर्त है आपका, दूसरा आवर्त है। दूसरा आवर्त में मैक्सिमम किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है, तो नियॉन की। लेकिन पूछा है आपको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से कौन सा ज़्यादा है, तो आप देखिएगा कि ऑक्सीजन का साइज नाइट्रोजन से क्या है, छोटा है। तो इधर जाने से क्या होता है, साइज छोटा होता है। और जब साइज छोटा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होता है, कम होता है। लेफ्ट टू राइट जाइएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, कम होता है। और ऊपर से नीचे आएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है। तो वो देख कर अगर आप मार दीजिएगा ऑक्सीजन तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि भले ही ऑक्सीजन इसका आगे है, छोटा है, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी किसका ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन के। एक्सेप्शन से सवाल पूछा है, देखिए क्यों। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन कीजिएगा ना, नाइट्रोजन का 7 पे आता है ना, 1s2 2s2 2p3, 7 एलिमेंट हो गया। तो ऑक्सीजन से ज़्यादा स्टेबल ये है। अगर आप ऑक्सीजन में कीजिएगा 1s2 2s2 2p4, ठीक। यह आपका नाइट्रोजन का हो गया, ये ऑक्सीजन का हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन। तो आपको एक बात पता होगा कि कोई भी सबसेल है ना, अगर वो हाफ फील्ड है तो ज़्यादा स्टेबल होता है। फुल फील्ड पे ज़्यादा स्टेबल होगा और हाफ फील्ड पे होगा। तो पी में कितना आ सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, 6 आ सकते हैं। तो इसमें कितना भरा है, 3, तो आधा भरा है ना। तो इससे ज़्यादा स्टेबल ये है। और ज़्यादा स्टेबल का मतलब है कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपने में से जाने नहीं देगा। ज़्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन उससे लेने के लिए, इसीलिए सबसे ज़्यादा किसका होगा, नाइट्रोजन को होगा, ना कि ऑक्सीजन का, ठीक। क्योंकि हाफ फील्ड होते हैं और ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। इसी से एक और सवाल पूछा है, देखिए। एक तो हो गया ये, क्या होगा, नाइट्रोजन के ऑक्सीजन से अधिक होगा। एक और क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में एल्युमिनियम विकर्ता डैश डैश से संबंधित है। क्या है, आवर्त सारणी में एल्युमिनियम विकर्ता डैश डैश से संबंधित है। तो एक बात आपको बताए थे, यहाँ फिर बता देते हैं। देखिए, हाइड्रोजन यहाँ होता है, लिथियम, सोडियम, यहाँ कौन कौन होता है आपका, बेरिलियम, और इसके बाद यहाँ होगा, तो गैप रहता है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रो। और इसमें हम बात करें तो आपका मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद कौन होगा, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। इस तरह का होता है ना एलिमेंट, ऐसे ही। तो देखिए, इनको हम कहते हैं ना कि तीछा तिरछी इनका गुण क्या होता है, लगभग सेम होता है। नहीं, देखिए लिथियम का जो प्रॉपर्टीज है ना, लगभग किससे मैच करता है, सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम से। सोडियम से ज़्यादा मैच करता है किससे, मैग्नीशियम से। बेरिलियम का किससे मैच करता है आपका, एल्युमिनियम से। इस तरह बोरॉन का किससे मैच करता है, सिलिकॉन का। आपको पता होगा बोरॉन भी क्या है, मेटलोइड से। उपधातु है, सिलिकॉन भी क्या है, मेटलोइड से। तो इसी को कहते हैं तिरछा प्रॉपर्टी। तो एल्युमिनियम का सबसे ज़्यादा किससे मैच करेगा, बेरिलियम से। क्यों करता है ये हम बता चुके हैं आपको थ्योरी वाले वीडियो में, ठीक। क्योंकि देखिए साइज जो है ना, सोडियम का साइज इससे बहुत बड़ा है, लेकिन इससे छोटा है मैग्नीशियम के, इसीलिए ये इससे क्या है, ज़्यादा समानता है केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक। और एक क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि एक तत्व का आयनन ऊर्जा डैश डैश पर निर्भर करता है। यानी तत्व का जो आयनन ऊर्जा होगा, आयनाइजेशन एनर्जी होगा, किस बात पर निर्भर करेगा। लिख रहा है केंद्रकीय प्रभार, और 3-4 ऑप्शन है। तो यही आंसर हो जाएगा, केंद्रकीय प्रभाव। इसको हम पता है क्या बोलते हैं, सेंट्रल चार्ज। यानी कितना चार्ज है। देखिए चार्ज क्या होता है, आपको बताए थे कि कोई भी एटम है, जैसे मान लीजिए आप ऑक्सीजन का ही बात कीजिए,
8 पे आता है, तो इसके एक सेल में 2 होंगे, उसके बाद वाले सेल में क्या होंगे, 6 होंगे। ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ठीक। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ऑक्सीजन है। तो जैसे जैसे क्या होता है ना, इसके अंदर चार्ज बढ़ेगा, चार्ज करने का मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा बढ़ेगा ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इसका आउटर मोस्ट सेल पे ज़्यादा हो जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो उसको इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो आपको आंसर क्या हो जाएगा इसका, केंद्रकीय प्रभार, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल चार्ज भी कहते हैं, ठीक। एक और क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि गैसीय उदासीन, वही क्वेश्चन, उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा या कोष में एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए डैश डैश आवश्यकता होती है। एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए आपको बताया था कि किसी भी एटम से उसके बाहरी जो मतलब किसी एटम के बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए जितना एनर्जी दी जाती है वही क्या कहलाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, आयनन ऊर्जा। आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि वह मुक्त ऊर्जा डैश डैश, वह मुक्त ऊर्जा है जब एक इलेक्ट्रॉन अपने उदासीन गैसीय परमाणु में जोड़ा जाता है। ये उल्टा है। आयनाइजेशन एनर्जी में हम क्या करते हैं, तो एटम से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, एटम से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी, जितना एनर्जी देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन देगा ना तो ये एनर्जी निकालेगा। एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या होगा, एनर्जी निकालेगा, और एनर्जी देंगे तो क्या होगा आपका, इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो हमें कह रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए जो एनर्जी दी जाती है, क्या क्वेश्चन है, वह मुक्त ऊर्जा है जब एक इलेक्ट्रॉन अपने उदासीन गैसीय परमाणु में जोड़ा जाता है। हाँ, जब इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़िएगा तो क्या होगा, इसमें से ऊर्जा निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा निकलता है ना, उसको हम पता है क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। ये सब हम थ्योरी में पढ़ा चुके हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसको हम क्या कहते हैं, विद्युत सादृश्यता भी बोला जाता है, ठीक। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने पे जितना ऊर्जा निकलता है। तो ये भी आपको बताए थे कि ये भी क्या करता है, साइज के यानी जैसे लेफ्ट टू राइट जाइएगा ना तो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पे एटम का साइज क्या होगा, डिक्रीज होता है, जिससे ये आसानी से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो आपको एनर्जी क्या होगा, कम निकलेगा, और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा वो उसमें से एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा निकलेगा। तो आपसे इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, विद्युत इलेक्ट्रॉन बंधुता, जिसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, विद्युत सादृश्यता भी कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि उच्चतम प्रथम आयनीकरण क्षमता वाला तत्व है। ध्यान समझिए, उच्चतम प्रथम आयनीकरण क्षमता वाला तत्व है। आपको ऑप्शन इसमें देखिए क्या क्या मिल रहा है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये भी इसी का सवाल है जो ये समझाया था ना, इसी पे देखिए क्या क्या दिया। बोरॉन क्या है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। देखिए ये इस तरह अगर आप सजा रहे होते हैं तो यहाँ बोरॉन अगर लिख देंगे तो आप देख रहे हैं ये कैसा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है। तो अगर आप याद करें लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, साइज घटता है। सही बात होता है, लेकिन इसमें क्या है, बहुत सारे एक्सेप्शन से ही सवाल पूछा है। लेफ्ट टू राइट जाइएगा तो साइज घटेगा, जिससे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है। तो आपके अनुसार ऑक्सीजन हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। इससे ज़्यादा किसका होगा, नाइट्रोजन का। क्यों, क्योंकि आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन कीजिएगा तो ये हाफ फील्ड भरा है, जो ज़्यादा स्टेबल है ऑक्सीजन से। तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज़्यादा होगा। अच्छा, मैक्सिमम इसमें पूछेगा तो किसका, नियोन का ज़्यादा हो जाएगा। पूरे पीरियोडिक टेबल में पूछे मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी किसका होता है, तो किसका हो जाएगा आपका, हीलियम का हो जाएगा। उसी तरह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होता है, तो ये आपको हो जाता है क्लोरीन का। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पूछे तो वो होता है फ्लोरीन का, ठीक। एक और देखिए, इसी से देखिए कितना क्वेश्चन पूछा है। नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता डैश डैश के कारण ऑक्सीजन के तुलना में अधिक है। एक ही चीज से 3 चीज पूछा है, देखिए 3-4 सवाल एक ही चीज से। नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता डैश डैश के कारण, यानी किसके कारण ऑक्सीजन से ज्यादा है, तो नाइट्रोजन का छोटा आकार नहीं, आकार इससे इसका बड़ा है। नाइट्रोजन का आकार ऑक्सीजन से बड़ा है, क्योंकि पहले उधर जाते हैं तो आकार क्या होता है, घटता है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आधे भरे पी ऑर्बिटल की अतिरिक्त स्थिरता, यानी आधा भरा है पी ऑर्बिटल, जिसके वजह से क्या है, ये ज्यादा स्टेबल है। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, ठीक। अगर इतना आप कर लेते, ये अच्छे क्वेश्चन थे। इसी तरह और वीडियो आएगा। वीडियो आपको पसंद है तो लाइक और शेयर कीजिए, नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।